गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल जो हमने कल पढ़ा था। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे ऑल वैक्सीन से। ठीक, तो देखिए क्या है ऑल वैक्सीन्स। ऑल वैक्सीन्स में फर्स्ट देखिए, इफ अ चाइल्ड हु हैज नेवर बीन वैक्सीनेटेड, ऐसे बच्चे जो अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, तो is brought at 9 months of age, all the due vaccines can be given during the same session but at different injection sites using separate syringes. It is safe and effective to give BCG, DPT, hepatitis B, OPV and measles vaccine and vitamin A at the same time to a 9 months old child who has never been vaccinated. कुछ समझ में आया क्या बोला उसने? कि ऐसा बच्चा जो इस कभी भी वैक्सीनेट ही नहीं हुआ है, तो हम उसको सारे वैक्सीनेशन या सारे जो वैक्सीन हैं वो कब लगा सकते हैं? 9 मंथ की ऑफ एज में और डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पर। क्लियर? नेक्स्ट, a child between 1 to 5 years of age who has never been vaccinated. अब ऐसा चिल्ड्रन, ऐसा बच्चा जो 1 से 5 साल के बीच का है और उसको अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, who has been who has never been vaccinated, तब क्या should be given DPT first, OPV first, measles and 2 ml of vitamin A solution. It should then be given the second and third dose of DPT and OPV at 1 month intervals. Measles second dose is also to be given as per the schedule. The booster dose of OPV DPT can be given at a maximum of 6 months after administering OPV 3 and DPT 3. ठीक, समझ में आया? मीन्स ऐसा बच्चा जो जिसकी एज 1 to 5 ईयर्स के बीच में है और उसको वो वैक्सीनेट नहीं हुआ है, तब हम उसे DPT 1, OPV 1, मीजल्स और 2 ml विटामिन ए सॉल्यूशन शुड बी गिवन। एंड इसके साथ ही हम क्या करेंगे, सेकेंड डोज एंड थर्ड डोज ऑफ डीपीटी एंड ओपीवी 1 मंथ के इंटरवल बाद हम उसे एडमिनिस्टर कर देंगे। ठीक, साथ में ही मीजल्स का सेकेंड डोज भी हम उसे देंगे स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, और बूस्टर डोज है जो ओपीवी और डीपीटी का, वो भी हम देंगे आफ्टर दिस 6 months ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग ओपीवी 3 एंड डीपीटी 3 डोज। ठीक, अब ऐसा बच्चा जो 5 से 7 साल का है एंड हु हैज नेवर बीन वैक्सीनेटेड, और वो अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुआ है, तब शुड बी गिवन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डोज ऑफ डीपीटी एट 1 month इंटरवल्स। तब हम उसे डीपीटी का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डोज देंगे 1 month के इंटरवल से। और द बूस्टर डोज ऑफ डीपीटी कैन बी गिवन एट द मैक्सिमम ऑफ 6 months आफ्टर डीपीटी 3 अप टू 7 years ऑफ एज। ठीक, और डीपीटी का हम उसे डीपीटी का कौन सा थर्ड डोज देंगे 6 months के आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद 7 year की एज तक। क्लियर? ये ऐसे बच्चों को बता रहा है जिनको वैक्सीनेट नहीं किया गया है, तब क्या करेंगे। अब बात करते हैं एज बाय विच वैक्सीन शुड बी एडमिनिस्टर अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इज गिवन इन द बोरोस। अब इसमें देखते हैं कि कौन सी वैक्सीन कब तक और किस टाइम पीरियड तक हम उस एडमिनिस्टर कर सकते हैं। बीसीजी कब तक लगा सकते हैं, किस एज तक? बीसीजी और हेपेटाइटिस 1 ईयर तक लगा सकते हैं, ओपीवी 5 ईयर्स तक देते हैं, मीजल्स एंड एमएमआर 5 ईयर्स तक देते हैं, एंड डीपीटी डीपीटी 7 ईयर और जेई 15 ईयर्स तक। क्लियर? याद रखना, इंपोर्टेंट है ये। ओके, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सीन कौन सी लाइट सेंसिटिव है और कौन सी हीट सेंसिटिव है, और
फ्रीजिंग करनी है या फिर स्टोरेज टेम्परेचर कितना रहता है। बीसीजी कैसी है, लाइट सेंसिटिव, लाइट से हीट सेंसिटिव है या फ्रीजिंग। देखिए वैक्सीन हीट एंड लाइट सेंसिटिविटी, फ्रीजिंग और स्टोरेज टेम्परेचर। तो बीसीजी है वो लाइट सेंसिटिव, नॉट सो हीट सेंसिटिव, ठीक है। तो बीसीजी कैसी है, लाइट सेंसिटिव है और नो इफेक्ट ऑफ फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का इफेक्ट नहीं होता है। इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए स्टोरेज, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ओपीवी एंड मीजल्स का बात किया तो सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट, लाइट और हीट से सेंसिटिव है। इसका नो इफेक्ट ऑफ फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का इफेक्ट नहीं होता है इस पर। और इसका स्टोरेज टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है। डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, डीटी और टीटी, ये नॉट सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट, ये हीट और लाइट सेंसिटिव नहीं है। ये फ्रीजिंग डिक्रीजेस एफिशिएंसी, और अगर इनको फ्रीज करते हैं तो इनकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और ये 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किए जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं हीट सेंसिटिव और फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बनता है। हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन आया था क्या। हाँ, तो हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन कौन सी है। हम्म, नॉट सो, मतलब हीट की अपेक्षा अगर देखा जाए तो वो लाइट सेंसिटिव है, हीट सेंसिटिव नहीं है ना। कंपेयर करके देखा है कि हीट या लाइट, समझ गए। हीट सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव कौन सी है, ओ एम जी, ओ एम जी या ओ एम बी, कैसे भी मान लो। ओपीबी, मीजल्स और बीसीजी, क्लियर। अब बात करते हैं फ्रीज सेंसिटिव कौन कौन सी है। हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, डीटी और टीटी, ठीक। कैसे याद रखेंगे, जितने में भी टी लगा है वो तो है ही है और साथ में हेपेटाइटिस बी है, क्लियर। हाँ, पेंटावेलेंट वाली सारी, वेरी गुड, ऐसे भी याद रख सकते हैं, पेंटावेलेंट वाली। हाँ, एचआईवी को छोड़कर, पेंटावेलेंट वाली सारी, सिर्फ इन्फ्लुएंजा बी को छोड़कर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब वीवीएम, वीवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। वैक्सीन, बीवीएम में बी प्रेजेंट ऑन द वाइल्ड लेवल ऑन हेपेटाइटिस बी और कैप बीसीजी मीजल्स, ठीक है। बीवीएम जो रहता है वो हेपेटाइटिस बी, बीसीजी और मीजल्स पर देखने को मिलता है। इट इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है, एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर बाय चेंज इन द कलर ऑफ द इंडिकेटर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्या पूछेगा वो पूछेगा कि वीवीएम जो है वो उसका क्या क्या इंडिकेट करता है, वो क्या बताता है। वह बताता है कि एक्सपोजर टू, अगर कोई भी वैक्सीन जो हाई टेम्परेचर में एक्सपोजर हुई है, हाई टेम्परेचर के से एक्सपोज हुई है, तो उस टाइम पर उसके कलर में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कलर में चेंज आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए 4 स्टेजेस हो सकती हैं, तो सिंबल कैसा रहता है, एक जो बीबीएम के लिए हम देखते हैं, कुछ नहीं रहता, एक सर्कल रहता है, ठीक, और बीच में एक क्या रहता है, स्क्वायर रहता है, क्लियर। और ये कलरफुल रहता है, क्लियर।
इतना समझ में आया पहले? अब देखिए क्या होता है। पहली कंडीशन, द इनर स्क्वायर इज लाइटर देन द आउटर सर्कल। हमेशा याद रखना बीवीएम में अंदर का कलर लाइट होगा, बाहर का कलर डार्क है, तो हम वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। क्लियर? किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं? हेलो? बीवीएम का यूज कब कर सकते हैं, किन दो कंडीशनों में हम कर सकते हैं? जब अंदर का कलर कैसा होगा? लाइट, और बाहर का डार्क, तो हम उस टाइम पर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके इक्वल हो गया या फिर अंदर का डार्क हो गया बहुत ज्यादा और बाहर का लाइट हो गया, तब इन दो कंडीशन में हम बीवीएम का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? अगर इक्वल कलर भी हो गया है ना, तब भी नहीं करेंगे, याद रखना। और डार्क हो गया अंदर का, तब भी नहीं करेंगे। अंदर का कलर हमेशा लाइट होना चाहिए कंपेयर टू द आउटसाइड का कलर के। ठीक, तभी हम उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइफाइड फीवर। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? नहीं। हाँ। हाँ। नहीं। वन वे प्रोसेस है ना? चलिए, टाइफाइड फीवर के बारे में हम बात करते हैं। टाइफाइड फीवर, और इसके क्या नाम है, किस नाम से जानते हैं टाइफाइड फीवर को? एंटेरिक फीवर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं क्या है। और टाइफाइड फीवर या एंटेरिक फीवर, टाइफाइड फीवर इज द result of systematic infection mainly by S. typhi found only in men. What is the means of S. typhi? साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड फीवर है वो किसके द्वारा होता है? एस टाइफी के द्वारा। ठीक। द डिजीज इज क्लिनिकली कैरेक्टराइज्ड बाय अ टिपिकल कंटिन्यूअस फीवर फॉर 3 to 4 वीक्स। और इसमें कंटिन्यूअस फीवर आता है कब, कौन से वीक में? 3 और 4 वीक में। Relative bradycardia with involvement of lymphoid tissues and considerable constitutional symptoms। और इसके साथ ही हमें ब्रेडेकार्डिया और लिम्फोइड टिश्यू में भी क्या का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है टाइफाइड फीवर के अंदर। क्लियर? द टर्म एंट्रिक फीवर इंक्लूड्स बोथ टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर। ठीक, एंट्रिक फीवर के नाम से हम टाइफाइड और पैराटाइफाइड फीवर दोनों को ही हम एंट्रिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? टाइफाइड फीवर इज एंडेमिक इन इंडिया। रिपोर्टेड डेटा फॉर द ईयर 2013 shows 1.53 million cases and 361 deaths ड्यू टू एस टाइफी या फिर टाइफाइड फीवर। क्लियर? S. typhi is the major cause of enteric fever. The factors which influence the onset of typhoid fever is main are the infecting dose and virulence of the organism। और मेन इस टाइफाइड फीवर का क्या है, जो मेन इन्फ्लुएंस है, जो ऑनसेट जो टाइफाइड फीवर है वो मैन में दिखता है, मैन ही इन्फेक्ट करता है। और इसका रूट क्या है, कोई बताएगा? फीको ओरल रूट। ठीक। मैन इज द ओनली नोन रिजर्वायर ऑफ द इन्फेक्शन। मैंने बताया ना, मैन ही क्या है, इसका मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो वहीं से इसका क्या रहेगा, वो रिजर्वायर भी मैन ही रहेगा। वाया केस एंड कैरियर, द केस में बी माइल्ड, मिस्ड और सीवियर।
The primary source of infection are feces and urine of the cases and carriers. The secondary sources contaminated water, food, fingers, and flies. There is no evidence that typhoid bacilli are excreted in sputum or milk. इसका जो बेसिलाई है टाइफाइड फीवर का वो किस किस में देखने को मिलता है? स्टूल और फीसिस तो एक ही चीज होती है, यूरिन या यूरिन और फीसिस में, ठीक है। लेकिन मिल्क और स्पुटम में ये देखने को मिलता है क्या? अब वो आपसे पूछ लेगा कि क्या पूछेगा? वो पूछेगा जो टाइफाइड बेसिलाई है वो कि इन द फॉलोइंग पॉइंट्स द टाइफाइड बेसिलाई इज नॉट प्रेजेंट। इनमें से किसमें टाइफाइड बेसिलाई है जो प्रेजेंट नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन ए ह्यूमन फीसेस, ऑप्शन बी ह्यूमन यूरिन, ऑप्शन सी मिल्क एंड स्पुटम, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। मिल्क एंड स्पुटम में जो टाइफाइड बेसिलाई है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसका कोई भी एविडेंस अभी तक हमें नहीं मिला है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट है इसका, ठीक। और कंटामिनेटेड फीसेस एंड यूरिन के कांटेक्ट में आना, है ना, एंड द इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, मिल्क एंड फूड, दैट इज द मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली 10 to 14 डेज होता है टाइफाइड फीवर का, बट कभी कभी मे बी शॉर्ट भी हो सकता है 3 डेज और एज लॉन्ग एज 3 वीक्स तक। यह डिपेंड करता है किसके की जो बेसिलाई है इंजेस्ट किया है उस वो किस प्रकार से गया है और कब किया है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे हमें इसमें? द ऑनसेट इज यूजुअली insidious, but the children may be abrupt with chills and high fever. बच्चे में हाई चिल्स फीवर, सर्दी को ठंड देकर बुखार आएगा। ड्यूरिंग द प्रोड्रोमल स्टेज देयर इज अ मेलाइज, हेडेक, कफ एंड सोर थ्रोट। और जो फर्स्ट स्टेज रहेगी उसमें उसे मेलाइज, हेडेक, कफ, सोर थ्रोट ये देखने को और एब्डोमिनल पेन और कॉन्स्टिपेशन देखने को हमें मिलेगा। सेकेंड, the fever ascends, rise in a step ladder fashion। और इसमें जो फीवर है वो किस किस प्रोसेस में किस तरह बढ़ता है आगे? स्टेप लैडर फैशन में। इसका मतलब क्या है देखिए कि आफ्टर अबाउट 7 to 10 days द फीवर रीचेस अ plateau and the patient looks toxic, appearing exhausted and often prostrated, ठीक। मीन्स इसमें जो फीवर होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, राइज होता है स्टेप लैडर फैशन में। अब वो आपसे पूछेगा कि किस डिजीज में जो फीवर की जो स्टाइल है, फीवर जो मेनली है वो स्टेप लैडर फैशन में बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी टाइफाइड फीवर, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी डेंगू। टाइफाइड फीवर में, ठीक। नेक्स्ट, there may be marked constipation especially in early stage or pea soup stool। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो आपसे पूछेगा किस डिजीज में पी सूप डायरिया, पी सूप स्टूल देखने को मिलता है? किसमें मिलता है? एंट्रिक फीवर या टाइफाइड फीवर में, ठीक। द रेसिस रोज स्पॉट्स कॉमनली अपीयरेंस ड्यूरिंग द सेकेंड वीक ऑफ द डिजीज। रोज स्पॉट्स किस डिजीज में देखने को मिलती है? हाँ, क्या?
हाँ, पी सूप मीन्स मटर के दाने जैसा। बकरी देखिए, बकरी। बकरी किस प्रकार से पास आउट करती है, देखा है? लाइक दैट, ओके। रोज स्पोर्ट्स किस डिजीज में देखने को मिलते हैं? मीजल्स, चिकन पॉक्स, टाइफाइड फीवर, या ऑल ऑफ दीज? टाइफाइड फीवर में रोज स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। अब ये रोज स्पोर्ट्स हैं, वो किस वीक में अपीयर होते हैं? सेकेंड वीक में, ठीक। एंड द इंडिविजुअल स्पॉट फाउंडिंग प्रिंसिपली ऑन द ट्रंक is a pink papule 2 to 3 mm in diameter that fades on pressure. It disappears in 3 to 4 days. और ये 3 से 4 दिन बाद अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं, कलर में पिंक कलर के होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, serious complications occur in up to 10% of typhoid fever patients, especially in those who have been ill longer than 2 weeks and who have not received proper treatment. Intestinal hemorrhage is manifested by a sudden drop in temperature and sign of shock, following by a dark or fresh blood in the stool. एक और बोलते हैं, टाइफाइड फीवर, एंट्रिक फीवर और इंटेस्टाइनल फीवर। क्लियर? अब होता क्या है, अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर है, वो काफी समय से इल है, 2 वीक से ज्यादा हो गए हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट उसने नहीं लिया है, ऐसी कंडीशन में उसकी इंटेस्टाइन क्या हो सकती है? इंटेस्टाइन परफोरेट हो सकती है। इंटेस्टाइन है उसमें छेद हो सकता है, जिसके कारण वहां से इंटेस्टाइनल हेमरेज हो जाएगा और ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है स्टूल में। क्लियर? हेलो। इसीलिए इसे किस किस नाम से जानते हैं? टाइफाइड फीवर, एंट्रिक फीवर, इंटेस्टाइनल फीवर। क्लियर? नेक्स्ट, रिमेंबर क्या है, मैन इज द ओनली नोन रिजर्वायर ऑफ द इंफेक्शन वाया केस एंड कैरियर्स। और मैन इसका जो मुख्य क्या है, रिजर्वायर है इस इंफेक्शन का, ठीक है। वो केस भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है। फिर से क्वेश्चन आ गया, केस और करियर में क्या अंतर होगा, कोई बताओ मुझे। केस और करियर। हाँ, क्या अलग होगा? एक ही बात है, पक्का? ठीक है। किसी और को पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केस एंड करियर? केस, पहला वर्ड केस। केस का मीन्स ऐसा व्यक्ति जो खुद, जिसको टाइफाइड फीवर है, क्या है? वो इस टाइफाइड फीवर से खुद क्या है? इल है, उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड केस। करियर, उसके अंदर या तो साइन एंड सिम्टम्स दिख सकते हैं या फिर नहीं दिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड करियर। क्लियर हुआ? कैरियर हमने 3 टाइप के पढ़े थे, कोई बताएगा कौन कौन से हैं वो? किसी को पता है कैरियर कितने टाइप के होते हैं? ओके, हेल्थी कैरियर हो गया, और
फर्स्ट वन इंक्यूबेटरी कैरियर, सेकंड वन कॉन्वलसेंट कैरियर, थर्ड वन हेल्थी कैरियर। क्लियर? ओके, चलिए आगे कंट्रोल कैसे करेंगे ये देखिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली डायग्नोसिस करेंगे। ठीक, सबसे पहला काम है अर्ली डायग्नोसिस करना, ब्लड कल्चर और स्टूल का स्पेसिमेन कलेक्ट करना और डायग्नोस करना। ठीक, सेकंड ट्रीटमेंट करेंगे। क्या ट्रीटमेंट करेंगे? The fluoroquinolones are widely regarded as the drug of choice for the treatment of typhoid fever. टाइफाइड फीवर में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? क्या रहती है? फ्लू फ्लोरोक्विनोलॉन्स। ठीक, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, and they are relatively inexpensive, well tolerated, and more rapidly and reliably effective than the former first line drugs Viagra, chloramphenicol, ampicillin, amoxicillin, and trimethoprim, sulfamethoxazole। ओके, तो सबसे इफेक्टिव है, रिलायबल है, अच्छी है फ्लोरोक्विनोलॉन्स। अब इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं। वाइल यूटी Ultimately, control of typhoid fever must take the form of improved sanitization and domestic and personal hygiene। इसके साथ ही हमें क्या करनी है, उसकी डोमेस्टिक और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना बताना है। ठीक, these are long term objectives in many developing countries, a complementary approach to prevention in immunization, which is the only specific preventive measures likely to yield the highest benefit for the money spent। और इसी के साथ हम वैक्सीनेट करके भी इससे प्रिवेंट हो सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, अब एंटी टाइफाइड वैक्सीन देखिए। द ओल्ड पेरेंटल किल्ड होल सेल वैक्सीन वाज इफेक्टिव बट प्रोड्यूस्ड स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट्स। जो पुरानी पेरेंटल जो किल्ड वैक्सीन है, जो एंटी टाइफाइड वैक्सीन जो चल रही हैं, वो इफेक्टिव तो हैं, बट इसके स्ट्रांगली क्या है, साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। टू सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन आर नाउ लाइसेंस्ड एंड अवेलेबल। अभी के टाइम पे दो सेफ वैक्सीन है जो अवेलेबल हैं और सेफ है। ठीक है, कौन कौन सी? वन इज बेस्ड ऑन डिफाइंड सब यूनिट एंटीजेंस एंड अदर द होल सेल लाइव एटनेट बैक्टीरिया। एक सब यूनिट एंटीजेंस और दूसरा है होल सेल लाइव एटनेटेड बैक्टीरिया। ठीक, द वीआई पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, it is composed of purified VI capsular polysaccharide from the TY2S। Okay, the vaccine is administered subcutaneously और intramuscularly। अब वो आपसे पूछेगा कि टाइफाइड जो वैक्सीन है उसमें से जो VI पॉलीसैकेराइड वैक्सीन है उसका रूट क्या है? ऑप्शन ए ओरल, ऑप्शन बी आईवी, ऑप्शन सी आईडी, ऑप्शन डी एससी सबक्यूटेनस और आईएम। ऑप्शन डी सबक्यूटेनस और आईएम। क्लियर? स्केड्यूल क्या है देखिए। द वैक्सीन इज लाइसेंस्ड फॉर इंडिविजुअल्स एज्ड लेस देन 2 years। Means great. Only one dose is required and the vaccine confers protection 7 days after injection. To maintain protection, revaccination is recommended every 3 years। और पहला जो डोज है वो कब लगाना चाहिए हमें? हाँ, 2 साल से पहले एक डोज लगेगा, उसके बाद जो 7 डेज के अंदर इसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। और साथ में ही फिर कितने टाइम बाद रिपीट करना चाहिए? एवरी 3 years। ठीक है, द TY21A वैक्सीन, इसका क्या काम है?
This vaccine, which has first licensed in Europe in 1983 and in the USA in 1989, is an orally administered. जो टाइफाइड वैक्सीन की TY21A वैक्सीन है उसका रूट क्या है? ओरली किया जाता है, ठीक है इसको। और यूरोप में 1983 में और यूएसए में 1989 में इसको लाइसेंस्ड किया गया था, ठीक। Live attenuated TY2 strain of S type 8 with multi-genes including the genes responsible for the protection of this vaccine, ठीक। और ये भी प्रोटेक्ट करता है टाइफाइड से। इसका स्केड्यूल क्या है? द वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड एवरी अदर डे, मीन्स 1, 3 and 5th डे, एंड अ 3 डोज रेजिमेन इज रिकमेंडेड। इसके कितने डोज लगते हैं? कब कब? 1, 3 and 5th day. Okay, the recommendation is to repeat this series every 3 years for people living in endemic areas. और अगर कोई पीपल एंडेमिक एरियाज में रह रहा है तब भी हम इसे कितने टाइम बाद रिपीट करते हैं फिर? 3 ईयर। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि टाइफाइड फीवर की एंटी टाइफाइड वैक्सीन कितनी है? 2, 3, 1, 4? 2। नाम कौन कौन से हैं? हाँ, ओके, याद रखना है ना। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस ए के बारे में बात करते हैं हम। हेपेटाइटिस ए, इससे पहले हमने हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ा। सीरम हेपेटाइटिस के नाम से किस हेपेटाइटिस को जाना जाता है? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी। हाँ, कौन से वाले से आया था? TY21A पे। हाँ, इसका स्केड्यूल पूछ सकता है 1, 3rd और 5th डे का कि TY21 वैक्सीन किसके लिए दी जाती है और कब कब दी जाती है ना। हाँ, ये ऐसे ही पूछेगा इनके अंदर से ना। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा कॉज होता है? किसके द्वारा होता है? हाँ, HAV, हेपेटाइटिस ए वायरस। द कॉजेटिव एजेंट द हेपेटाइटिस ए वायरस, इट इज द एंटेरोवायरस। fecal shedding of the virus is it at highest during the latter part of the incubation period and early acute phase of illness. Only one serotype is known. और हेपेटाइटिस ए के कितने सीरोटाइप पाए जाते हैं? डेंगू के कितने सीरोटाइप थे? पोलियो के कितने सीरोटाइप थे? हाँ। पैरालाइटिक पोलियो किस सीरोटाइप के कारण होता था? टाइप फर्स्ट। क्लियर हुआ? ओके। The virus is the virus is fairly resistant to low pH, heat and chemicals. Formalin is stated to be an effective disinfectant. और हेपेटाइटिस बी के लिए इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट के रूप में किसको अच्छे से उपयोग किया जाता है? याद रखना, फॉर्मेलिन। The virus is inactivated by ultraviolet rays and by the boiling of for 5 minutes and क्लैबिंग। और इसके अलावा और किन किन मेथडों से इसको क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है, इनएक्टिवेट किया जा सकता है।
फॉर्मेलिन, अल्ट्रावायलेट रेज, बॉइलिंग और ऑटोक्लेविंग। ठीक, क्लियर। इतना क्लियर हुआ? हेलो। नेक्स्ट, reservoir of infection. The human cases are the only reservoir of infection. The cases range from asymptomatic infection to severe infection. Humans इसका रिजर्वायर होता है और एक कहां से कहां तक देखने को मिल सकता है? एसिम्टोमेटिक से लेकर और क्रॉनिक इन्फेक्शन तक या सीवियर इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इको ओरल रूट है। नेक्स्ट, इन्फेक्टिव मटेरियल कौन कौन से होते हैं मेंस के? तो देखिए कौन कौन से हैं इन्फेक्टिव मटेरियल्स जो मेन के हैं वो। पहला है मेनली मेंस फीसिस, ब्लड, सीरम एंड अदर फ्लूइड्स आर इन्फेक्टिव ड्यूरिंग द ब्रीफ स्टेज ऑफ वायरेमिया। ओके, नेक्स्ट, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी कब तक रहती है? द रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग HAV हेपेटाइटिस ए वायरस इज ग्रेटेस्ट फ्रॉम 2 weeks बिफोर टू 1 week आफ्टर द ऑनसेट ऑफ जॉइंडिस। इसकी जब से सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट जो इन्फेक्टिविटी रहती है वो कब रहती है? फ्रॉम द 2 weeks बिफोर टू 1 week आफ्टर द ऑनसेट ऑफ जॉइंडिस। जॉइंडिस होने के 1 week बाद और 2 week से पहले। ठीक है, एंड इन्फेक्टिविटी फॉल्स रैपिडली विद द ऑनसेट ऑफ जॉइंडिस। जॉइंडिस के साथ फिर इसकी इन्फेक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जाती है। इन्फेक्शन विथ HAV इज मोर फ्रीक्वेंट अमंग चिल्ड्रन देन द इन एडल्ट्स। और सबसे ज्यादा इसका इन्फेक्शन जो है वो बच्चों में देखने को मिलता है कंपेयर टू दी एडल्ट्स। ओके, एंड हाउ एवर पीपल फ्रॉम ऑल एजेस में बी इन्फेक्टेड इफ ससेप्टिबल। और अगर पेशेंट वल्नरेबल ग्रुप से हैं या फिर वल्नरेबल है, उनकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, तो वो भी क्या हो सकते हैं? किसी भी एज ग्रुप के पर्संस को ये क्या कर सकता है? इन्फेक्ट कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, क्लिनिकल स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो देखिए, द ऑनसेट ऑफ जॉइंटिस इज ऑफन प्रोड्यूस्ड preceded by gastrointestinal symptoms such as nausea, vomiting, anorexia, and mild fever. Jaundice may appear within a few days of the prodromal period, but anesthetic hepatitis is more common. And hepatitis is resolved completely in 98% of cases, but replace of symptoms are noted in 3 to 20% cases. क्लिनिकल स्पेक्ट्रम क्या क्या देखने को मिलेगा हमें?
हमें नोजिया देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, माइल्ड फीवर और जॉइंडिस भी देखने को मिलता है। ठीक। और इसको जो हेपेटाइटिस ए है, कम से कम 98% तक ये रिसॉल्व हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इसके ट्रांसमिशन को? प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? तो द बेस्ट मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन इज बाय प्रमोटिंग सिंपल मेजर्स ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन। पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन को मेंटेन करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हैंड वॉशिंग बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर टॉयलेट। ओके। एंड the two vaccines of hepatitis vaccine are currently used worldwide। और इसकी दो वैक्सीन अभी यूज की जा रही हैं वर्ल्ड वाइड में। कौन कौन सी है? पहली है फॉर्मेल्डिहाइड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, दूसरी है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। जो फर्स्ट है हेपेटाइटिस बी की फॉर्मेल्डिहाइड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, वो प्रोड्यूस्ड इन सेवरल कंट्रीज एंड विच आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ल्ड वाइड। ये कई कंट्रीज में इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड की जा रही है वर्ल्ड वाइड में फॉर्मेल्डिहाइड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। दूसरी जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना एंड आर अवेलेबल इन सेवरल कंट्रीज। और ये मेनली चाइना के अंदर इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और इसमें को और भी जो अदर कंट्रीज है वहां वहां उपलब्ध कराया जा रहा है इसको। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इनएक्टिवेटेड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन आर लाइसेंस्ड फॉर यूज इन पर्सन 2.5 मंथ्स ऑफ एज। हम इनएक्टिवेटेड हेपेटाइटिस ए की जो वैक्सीन है उसको कब यूज कर सकते हैं? किस एज ग्रुप में? नहीं है, 2.5 मंथ है, 2.5 मंथ की एज में। And the complete vaccination schedule consists of two doses administration into the deltoid muscles। इसका रूट क्या है? इंट्रामस्कुलर। कहां पर? कितने डोज लगते हैं? 2 डोज। दो डोज के बीच में कितना गैप होना चाहिए? कितना गैप होगा? अरे मैंने बोला ही नहीं कि लाइव वैक्सीन में होना चाहिए। मैंने पूछा हेपेटाइटिस ए की जो वैक्सीन है उनमें 2 डोज में कितना इंटरवल होना चाहिए? तो द इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड डोज इज कॉमनली 6 to 12 months। कितना होना चाहिए? 6 to 12 months। ओके। नेक्स्ट, however the interval between the doses is flexible and can be extended to 18 to 6 months। और इसको हम कहां तक बढ़ा सकते हैं? कितना आगे तक बढ़ा सकते हैं इसके इंटरवल को? अगर मान लो किसी ने फर्स्ट वैक्सीन लगवा लिया हेपेटाइटिस ए की, अब उसे ध्यान भूल गया, नहीं लगवा पाया, तो वो 18 से 36 महीने तक के में भी लगवा सकता है। ठीक। It can be administered simultaneously with other vaccines. Following 2 doses of vaccines, the protective efficacy is about 94%। और दोनों डोज लगने के बाद हेपेटाइटिस ए से प्रोटेक्शन कितने परसेंट तक हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं? 94% तक। क्लियर? यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? हेलो, कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? टाइफाइड। हाँ बोलो। प्रोड्रोमल पीरियड सबसे स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है किसी भी डिजीज का, फर्स्ट टू 3 days या फर्स्ट टू 4 days, दैट इज कॉल्ड प्रोड्रोमल पीरियड। ओके।
हेलो, ओके। चलिए बताइए मुझे, टाइफाइड फीवर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? फ्लोरोक्विनोन। पी सूप टाइप स्टूल किस डिजीज में देखने को मिलता है? एंट्रिक फीवर के अंदर। ओके। जो एंट्रिक फीवर या टाइफाइड फीवर का जो बेसिलाई है वो किस में प्रेजेंट नहीं होता है? मिल्क और स्पुटम में। हेपेटाइटिस ए की कितनी वैक्सीन हैं? जो इनएक्टिवेटेड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है वो कितनी एज ग्रुप में दी जाती है? हाँ, 2 साल। मंथ में कितने डोज दिए जाते हैं? रूट क्या है? कौन सी मसल्स में? डेल्टॉइड में। इतना क्लियर हुआ। ये हमारा यूनिट ए वाली यूनिट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम आगे चले। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज यूनिट 4 की। यूनिट 4 जिसका नाम है कौन सी डिजीज? यूनिट 4 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी, जिसका नाम है कम्युनिकेबल डिजीजेस 3 और जूनेटिक डिजीजेस। क्लियर? चलिए हम इसमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए। फर्स्ट हम कौन सा इन्फेक्शन, कौन सी डिजीज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ? HIV। इससे पहले किसी ने HIV के बारे में पढ़ा है? चलिए तो पहले हम HIV के बारे में थोड़ा बात करते हैं। HIV, एड्स, RTI इन्फेक्शंस। HIV का पूरा फुल फॉर्म? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। किस प्रकार का वायरस है? RNA वायरस, DNA वायरस? RNA वायरस है। एड्स का पूरा नाम? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आर आर RTI? रेस्पिरेटरी नहीं होगा। हाँ, कंडीशन के हिसाब से फुल जो फॉर्म भी है वो भी चेंज हो जाती है ना। अगर ये नहीं लिखा होता तो हम वो भी बोल सकते, तो वो भी सही हो जाता हमारा। क्लियर? द इन्फेक्शंस कॉज ह्यूज सफरिंग। द इन्फेक्शंस The infection cause huge suffering for both men and women around the world, but their effects are far more dangerous among women than men. जो HIV एड्स है इसके द्वारा मैन और वुमन दोनों अफेक्ट होते हैं और वर्ल्ड वाइड में ये बहुत पाया जाता है। और इससे सबसे ज्यादा अफेक्ट या डेंजरस जो दिखते हैं इफेक्ट, वो किस में दिखते हैं, मैन में या वुमन में? अमंग वुमन देन मैन। तो किस में ज्यादा दिखेंगे? अरे, अमंग वुमन देन मैन। वुमन में ज्यादा दिखेंगे, है ना? Many a times RTI are not danger diagnosed and not treated। बहुत कई टाइम्स में कई टाइम बार ऐसा देखा गया है
कि हम आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या एचआईवी एड्स को हम डायग्नोज ही नहीं कर पाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि वो वायरस भी हमारे अंदर है। ओके, वो लेटेंट फेज में या लेटेंट स्टेज में पड़ा रहता है। क्लियर? नेक्स्ट, when left untreated they lead to complications such as infertility, ectopic pregnancy and cervical cancer। और ये क्या कॉज कर देता है फिर? अगर हमें पता नहीं रहता है कि हमें एचआईवी है या नहीं है, तो ये अनट्रीटेड रहेगा, इसको हम ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। जब इसका हम ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, ट्रीट नहीं करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या कर देगा, कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है, जैसे कि इनफर्टिलिटी आ सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, इसके साथ ही सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज अराइजिंग फ्रॉम एसटीआई एंड आरटीआई पोजेज a major public health problem and adversely affects the reproductive health of poor and untreated women। और आरटीआई जो पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, वो किसमें ज्यादा देखने को मिलती है? रीजन क्या है उसका? पुअर पर्सनल हाइजीन। क्लियर? नेक्स्ट, due to the emergency of HIV/AIDS problem and identification of STI as a cofactor for its causation, each untreated infection also increase the chances of further spread in the community। ओके, अगर HIV/AIDS वगैरह के लिए हम प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन डायग्नोसिस नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ये फर्दर क्या हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है कम्युनिटी के अंदर। अब देखिए क्या है, अब नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आरटीआई या एसटीआई के बारे में पढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एज वेल एज other infections of the reproductive tract that are not transmitted through sexual route। इसमें बहुत सारी डिजीज आती हैं जो कि सेक्सुअल ट्रैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं, और कभी कभी ये क्या होती हैं, नॉट ट्रांसमिट थ्रू द सेक्सुअल रूट। ओके, in the woman this includes infection of the outer and inner genitals like vagina, cervix, uterus, fallopian tube and ovaries। In men too, ITI involves the outer and inner genitals, penis, testes and prostate। क्लियर? यहाँ पर इन्फेक्शन पाया जा सकता है या होता है। अब आरटीआई वुमन में किस किस कारण से हो सकता है? फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, जिसमें कैंडिडा एंड बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। पोस्टपार्टम एंड पोस्ट अबॉर्शन इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट, इन्फेक्शंस फॉलोइंग प्रोसीजर्स लाइक आईसीडी आईयूसीडी इंसर्जन के कारण भी हो सकता है। ठीक, they are the transmitted mainly due to the unsafe deliveries, abortions and procedures। और ये बीमारी या डिजीज है आरटीआई की, वो किस किस के द्वारा ट्रांसफर हो सकती हैं? हाँ, अनसेफ डिलीवरीज, अबॉर्शंस एंड प्रोसीजर्स। क्लियर? अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो है आर इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ that are passed from one person to another mostly through sexual contact। क्लियर? और ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होते हैं? सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा हो सकता है, किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ के कारण। अब पहली जो डिजीज है उसे हम पढ़ते हैं एचआईवी एंड एड्स। ओके, द एचआईवी स्टैंड्स फॉर, एचआईवी का पूरा फुल फॉर्म क्या है? Human immunodeficiency virus, a virus transmitted from an infected person through unprotected sexual intercourse or by exchange of infected body fluids such as blood or from an infected mother to her infant। किस किस तरीके से ये ट्रांसफर हो सकता है?
किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू एंड मदर टू देयर इन्फेंट्स में, ओके, फीटस में। क्लियर? एड्स स्टैंड फॉर, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? Acquired immunodeficiency syndrome. AIDS is the stage of HIV infection that develops some years after a person is infected with HIV. और ये तुरंत नहीं होता है। क्लियर? इसको डेवलप होने में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक लग जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, since HIV is a STI and is transmitted through the same route that transmit other STI, और HIV भी उसी प्रकार से ट्रांसमिट होता है जिस प्रकार से अदर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट होते हैं। Whenever there is a risk of STI, there is concomitant risk of HIV infection as well, और इसके साथ ही HIV का इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है। नोट, in Indian majority of HIV is sexually transmitted, 86%. HIV and AIDS are always included when we discuss STI. और ये कितने परसेंट मेजोरिटी पाई जाती है इंडिया के अंदर HIV और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की? 86%। अब कुछ रिस्क फैक्टर्स और रूट्स जो ट्रांसमिशन करते हैं, RTI या STI। ठीक है, तो कौन कौन से रूट हैं देखिए। पुअर जेनाइटल हेल्थ, पुअर जेनाइटल हाइजीन, पुअर जनरल हेल्थ और पुअर जेनाइटल हाइजीन, पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन, अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस वाइज सर्विस प्रोवाइडेड ड्यूरिंग डिलीवरी, abortion, IUCD insertion in the woman, unsafe blood transfusions, unprotected sex, multiple partners, sex with partner having sore on the genital regions, urethral discharge or infected vaginal discharge, previous STI infections in the past। क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ? नेक्स्ट, वुमन हैव अ ग्रेट रिस्क ऑफ ITI देन मैन। वुमन में ज्यादा रिस्क रहती है मैन की अपेक्षा, ड्यू टू फिजियोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स, बिकॉज वुमन आर बायोलॉजिकली मोर ससेप्टिबल देन मैन, more likely to suffer from complications limiting to their ability to protect themselves from high risk sex and to the negotiate condom use, more likely to suffer from asymptomatic infections, remain untreated and less likely to seek treatment even for symptomatic infections। इसीलिए क्या रहता है, वुमन ज्यादा ससेप्टिबल होती है आईटीआई के लिए कंपेयर टू द मेन। ओके, adolescent girls and boys are who are sexually active and practicing unsafe sex, those are also susceptible for the ITI। ठीक है, female and male sex workers and their clients, both both sex workers and their clients the also have the risk factors for the spreading ITI diseases one person to another person through the intercourse। Clear? Next, men and women men and women whose jobs force them to be away from their families or regular sexual partners are away for long periods of time। Men and women whose job force them to be away from their families or regular sexual partners are away from long period of time, तब भी क्या हो सकता है, STI हो सकता है। And men having sex with other men including transgenders, and the last one is street children and prisoner intimates are also the
कॉज फॉर दी ITI, ठीक है, क्लियर हुआ इतना? हेलो, क्या हुआ? क्या समझ में नहीं आया? RTI कैसे कैसे हो सकता है ये बताया गया है। पुअर जनरल हेल्थ से, पुअर जेनाइटल हाइजीन से, पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन से, अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस से, लाइक डिलीवरी, अबॉर्शन, IUCD इंसर्जन से, अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से, मल्टीपल पार्टनर होने से, है ना, सेक्स विद ड्यूरिंग द पार्टनर्स हैव द सोर इन ऑन द जेनाइटल रीजन, तब अगर हम सेक्स करेंगे तब उससे यूरेथ्रल डिस्चार्ज या इन्फेक्टेड वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, उसके थ्रू प्रीवियस कोई STI है पास्ट का, उसके थ्रू हो सकता है। वुमन में ज्यादा रिस्क रहते हैं STI होने के। एडोलसेंट गर्ल्स जो प्रॉपरली अपनी हाइजीन को मेंटेन नहीं करते उनमें हो सकता है। ये कुछ कॉजेज हैं या रिस्क फैक्टर्स हैं STI होने के, ठीक है। स्ट्रीट चिल्ड्रन एंड प्राइजनर्स इंटीमेट होते हैं अगर, तो उससे भी हो सकता है। क्लियर? अरे इंटीमेट का मीन्स होता है मिलना। अरे जो बच्चे रहते नहीं है ये छोटे, जो सड़कों पर भीख मांगते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, उनके साथ अगर आप इंटीमेट होते हो, या प्राइजनर्स हैं जो आपस में इंटीमेट होते हैं, तो वो भी चांस रहते हैं, रिस्क फैक्टर होते हैं RTI या STI के। क्लियर? इंटीमेट का मतलब नहीं समझ में आया? मीन्स स्ट्रीट चिल्ड्रन और जो जेल कैदी होते हैं, कैदी, इंटीमेट का मीन्स होता है इंटरकोर्स करना। क्लियर? कोई भी, अब आप बच्चे नहीं हो, इतना कुछ तो टर्म ऐसे होते हैं जिनको समझा करो। इंटीमेट होना, एंटर कोर्स करना, है ना। ओके। STI, RTI और इट्स लिंक टू HIV एड्स। किस प्रकार से HIV एड्स लिंक है STI और RTI होने पर? तो द STI RTI आर आइडेंटिफाइड एज को फैक्टर फॉर द कॉजेशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। अगर किसी को STI RTI हुआ है तो इसके भी चांस रहते हैं कि उसे HIV एड्स भी हो सकता है, ठीक। क्लियर? Next, a person with STI has a much higher risk for acquiring HIV from an infected partner. अगर किसी में STI हुआ है तो वो मोस्ट प्रोबेबल रहता है कि उसमें HIV हो सकता है, HIV इन्फेक्शन हो सकता है, अगर उसे कोई भी STI डिजीज हो रही है तो, ठीक। Next, a person infected with both HIV and another STI has a much higher risk of transmitting HIV to the uninfected partner. जो मैंने बताया वही आ गया कि नहीं? डिफरेंट साइट्स ऑफ अकरेंस ऑफ STI किस किस साइट में हो सकता है? पहला है पेनिस में, ग्लैंस पेनिस, स्क्रोटम, यूरेथ्रा, इपिडिडाइमिस एंड टेस्टिस के अंदर हो सकता है। इसके साथ अलग और किस में हो सकता है? सेमाइनल वेसिकल्स में, वॉस डिफरेंसिस में, प्रोस्टेट ग्लैंड में, फेरिंग्स में, एनोरेक्टल रीजन्स के अंदर भी हो सकता है। क्लियर? क्लियर हुआ इतना? ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ RTI और STI के बारे में, कि RTI और STI कितने टाइप्स का होता है। इसमें से एक क्वेश्चन आया था, सिफिलिस जो कि ट्रेपोनेमा पैलिडियम के द्वारा होता है, वो किस से कॉज होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फंगाई? आया था कि नहीं? बहुत से लोगों ने प्रोटोजोआ भी लगाया था। किया था कि नहीं मार्क? हेलो।
ओके, चलिए अब आगे हम बात करते हैं